ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें यहाँ पे हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में देखा था व्हाट एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो यहाँ पे हमने बात किया था समथिंग इन टर्म्स ऑफ योर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के कॉन्टेक्स्ट में हमने कुछ लास्ट क्लास में हमारी बात की थी, ओके, कि आपकी जो मेम्ब्रेन होती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, उसमें आपको क्या क्या चीजें मिलती है। यू हैव अ एलुलर एपिथेलियम, देन यू हैव अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, you have a interstitial space, then capillary basement membrane, and then you have a capillary endothelium, right? ये सब बनता है पार्ट ऑफ माय रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, और इसका जो थिकनेस होगा वो होगा अराउंड 0.2 mm जितना इसका ये थिकनेस होगा। याद रखिएगा, solubility ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 टाइम्स मोर देन द ऑक्सीजन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आफ्टर दैट, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग अनामिका, गुड इवनिंग। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस यहाँ पे कि आपका लंग्स या एलुलाई और ब्लड कैपिलरीज में आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे कैसे होगा। तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, दैट इज समथिंग वी हैव सीन। नंबर आपका यहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है ये हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया था। वी हैव सीन हाउ द नंबर ओवर इज गेटिंग अल्टर्ड, राइट। जस्ट वेट अ मिनट। सो ये चीज हमने देखी थी लास्ट क्लास के अंदर। अब इसको हम थोड़ा और बिल्ड करेंगे, इसको हम थोड़ा बिल्ड करेंगे एंड देन इसको हम लाइक खत्म कर देंगे। तो ये हमने लास्ट क्लास में वाला स्लाइड हमने देख लिया था, एंड दिस इज द सेम थिंग यहाँ पे मेंशन की हुई, इसको फिलहाल आप इग्नोर कर सकते हो, ओके। सो यू नो ओवर हियर कि आपके यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इट विल बी 104 mmHg, ओके। सो वैल्यू मैंने यहाँ पे सिर्फ 104 लिखी है, बट यार इतना यूनिट हमेशा इतना ही रहेगा। अब ये जो ऑक्सीजन आपका है एलुलाई के अंदर, राइट, ये आपका आएगा ब्लड कैपिलरी के अंदर, अल्टीमेटली इट विल गेट इनटू द ब्लड कैपिलरी। अब जो ब्लड कैपिलरी आपकी यहाँ पे है, याद रखेगा जब ब्लड आपका पहुंच रहा है, व्हेन द ब्लड इज रीचिंग टुवर्ड्स द लंग्स, ये आपका ब्लड होता है यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्साइड ब्लड के अंदर आपका जो वैल्यू होता है O2 का, वो होगा अराउंड 40। तो होता क्या है कि आपका जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है वो सारे के सारे ट्रेवल करके आपके आ जाएंगे ब्लड के अंदर, और जैसे ही मेरे ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ रहे हैं, मेरा जो पार्शियल प्रेशर है आपके O2 का ब्लड के अंदर वो आपका बढ़ जाएगा, इट विल बी अराउंड 95 mmHg, एंड दैट इज अ वैल्यू, ये वैल्यू मुझे मिलती है मेरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। उसके बाद सिमिलरली आप याद रखेंगे कि डीऑक्सीडेटेड ब्लड के अंदर आपका जो CO2 का वैल्यू होगा वो यहाँ पे होगा थोड़ा ज्यादा। तो CO2 का वैल्यू जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, CO2 का वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है अराउंड 45 mmHg, ये वैल्यू आपको मिलेगा आपके CO2 का इन योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। और उसके कंपेयर में अगर मैं देखूंगा ना, तो CO2 का वैल्यू मेरे एलुलाई में होगा कम, CO2 का वैल्यू एलुलाई के अंदर काफी कम होगा। तो क्या होता है, जो मेरा CO2 यहाँ पे होगा वो मेरा ट्रेवल करके चला जाएगा एलुलाई के अंदर। सो द CO2 व्हिच इज देयर इन द ब्लड, वो आपका आ जाएगा एलुलाई के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे होगा। अब याद रखना, जैसे मेरा CO2 जो था, अगर वो मेरा एलुलाई के अंदर चले जाता है, देन उसके बाद क्या होगा, नाउ माय ब्लड हैज लेस अमाउंट ऑफ CO2, तो उसका वैल्यू देखिए यहाँ पे कम हो गया, इसका वैल्यू अब आ गया यहाँ पे 40 mmHg। सो इन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका जो CO2 का वैल्यू यहाँ पे है वो है अराउंड 40 mmHg, और O2 का वैल्यू जो आपका यहाँ पे है वो है अराउंड 95 mmHg। 95 क्योंकि O2 आपने यहाँ से लिया, और 40 यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि आपने CO2 आपने सेंड कर दिया आपके एलुलाई के अंदर। तो आपको याद रखना है काफी क्लियरली कि इन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड द वैल्यू ऑफ O2 एंड CO2 कितना होता है। ये नंबर के ऊपर मैं बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये नंबर आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएंगे, और इन्हीं नंबर के ऊपर बेस आपको क्वेश्चन आते हैं। आपको वो लोग नंबर इससे अलग नहीं पूछेंगे, अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो इन्हीं नंबर के ऊपर बेस आते हैं, इसलिए मैं ये नंबर के ऊपर थोड़ा ज्यादा यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखना कि ये जो ब्लड अब यहाँ से निकला मेरा, ये जो ब्लड मेरा यहाँ से निकला, दिस विल बी माई ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ब्लड जाएगा अलग अलग टिश्यू के अंदर, क्योंकि इस ब्लड के अंदर आपको ऑक्सीजन है, राइट, और उसको आरबीसी आपके लेके जा रहे हैं, और ये आरबीसी उस टिश्यू के पास जाके उस ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। दे विल थ्रो द O2 मॉलिक्यूल्स इन दैट टिश्यू, उस टिश्यू को ये ऑक्सीजन वहां पे जाके दे देंगे, ठीक है। अब वो करने के पहले यहाँ पे एक और चीज देख लो, ये जो कैपिलरी मेरे सामने बनाई हुई है मैंने, ये कैपिलरी मेरे लंग्स के पास में, ये जो कैपिलरी मेरे सामने है, दिस कैपिलरी इज क्लोज टू द लंग्स, तो इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे पल्मोनरी कैपिलरी।
पल्मोनरी कैपिलरी। ये बात याद रखना, जो कैपिलरी जो हमारे सामने है इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे पल्मोनरी कैपिलरी, और ये तो हम जानते हैं दैट इज माय एल्वेलाई। ये है मेरा यहाँ पे एल्वेलाई। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है, द एक्सचेंज इज हैपनिंग बिटवीन द एल्वेलाई एंड द पल्मोनरी कैपिलरीज। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वेलाई एंड द पल्मोनरी कैपिलरीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और ये एक्सचेंज होने के बाद आपको क्या दिखेगा कि आपका ब्लड हो चुका है अब आपका ऑक्सीजनेटेड, और अब ये ब्लड आपका जाएगा टिश्यूज तक, ये आपका ट्रेवल करते हुए जाएगा टिश्यूज तक। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो क्या ये वाला स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. राइट। अब आपको क्या करना है ना, अब आपको समझना है कि यार जब ब्लड टिश्यूज तक पहुंच रहा है उसके बाद क्या होगा। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन द ब्लड विल रीच टुवर्ड्स द टिश्यू। लेट्स सी दैट। अब यहाँ पे ऐसा देखो कि ये जो ऊपर से मेरा ब्लड यहाँ पे आ रहा है, ये जो ब्लड मेरा इस साइड से राइट हैंड से देखो, ये जो ऊपर से मेरा जो ब्लड मेरा आ रहा है ये है मेरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। और यहाँ पे नीचे मेरा टिश्यू बना के रखा हुआ मैंने, ये नीचे वाले एरिया में मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ, मेरा एक टिश्यू मैंने यहाँ पे अपना बना के रखा हुआ है। अब आपको समझना ये है कि टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन क्यों आएगा और कैसे आएगा। पहली चीज याद रखना कि टिश्यू के अंदर आपका हमेशा कोई ना कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता रहता है। टिश्यू के अंदर आपका कोई ना कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपका चलता रहता है, इसलिए टिश्यू के अंदर होता है लो अमाउंट ऑफ O2। सो लो O2 अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज सीन इन द टिश्यू। और क्योंकि कोई ना कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी टिश्यू के अंदर हो रहा है, यू विल हैव हाई अमाउंट ऑफ CO2। आपका CO2 का अमाउंट यहाँ पे रहेगा ज्यादा, तो CO2 का अमाउंट यहाँ पे रहता है ज्यादा टिश्यू के अंदर, और O2 का अमाउंट रहता है कम। अब जब मेरा ब्लड यहाँ पे आएगा, जब मेरा ब्लड ट्रैवल करते हुए मेरे टिश्यू तक आएगा, अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो O2 मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे जो O2 मॉलिक्यूल्स मेरे यहाँ पे होंगे, दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द टिश्यूज। जो मेरे O2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं ये मेरे ट्रैवल करते हुए आ जाएंगे टिश्यू के अंदर। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पे वैल्यू ज्यादा है 95 mmHg, और यहाँ पे काफी कम होगा। लेट्स नॉट ट्राई टू रिमेंबर कि यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, बट काफी कम होगा। सो मेरे जो O2 मॉलिक्यूल्स हैं वो मेरे ट्रैवल करके आ जाएंगे टिश्यू के अंदर। अब जब मेरे O2 मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करके टिश्यू के अंदर आ जाते हैं, तो यहाँ पे अब होता क्या है कि आपका जो ब्लड के अंदर जो मेरा जो O2 था वो तो कम हो गया। जो ब्लड के अंदर जो मेरा यहाँ पे O2 था वो तो मेरा यहाँ पे हो गया कम, क्योंकि वो सारा आ गया टिश्यू के अंदर। तो उसकी वजह से अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाता है। सो नाउ माय पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बिकम्स माय 40 mmHg। द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 यहाँ पे बन जाएगा मेरा 40 mmHg इन योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर याद रखना आपका O2 का वैल्यू इतना रहता है 40, राइट। अगर आप देखोगे तो हमने वो यही देखा था, जब आपका O2 आ रहा है लंग्स के पास तो उसका वैल्यू 40 रहता है। हमने ये देख चुके ऑलरेडी हम लोग। दिस इज समथिंग वी हैव सीन, राइट। वही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका O2 यहाँ पे आपका दे दिया जाएगा। सो पहले हम तो सिर्फ O2 पे फोकस करेंगे। यहाँ पे हमारा O2 हमने यहाँ पे इस तरीके से एक्सचेंज कर लिया। अगली चीज जो आप यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे वो आपका होगा यहाँ पे CO2। तो जैसे कि आप जानते हो कि CO2 का वैल्यू यहाँ पे रहेगा ज्यादा, आपका CO2 का कंटेंट जो आपको मिलेगा यहाँ पे टिश्यू के अंदर वो आपका यहाँ पे काफी ज्यादा होगा। और उसका रीजन ये है क्योंकि आपके टिश्यू के अंदर कई सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आपकी हो रही है। इन योर टिश्यूज मेनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर हैपनिंग, तो इसलिए CO2 का लेवल आपका यहाँ पे रहता है थोड़ा ज्यादा। तो अब हुआ क्या कि CO2 मेरा यहाँ से ट्रैवल करके आएगा इनटू योर ब्लड कैपिलरीज। तो जो मेरा CO2 यहाँ पे था वो ट्रैवल करके आएगा ब्लड कैपिलरी के अंदर। और वो क्यों आएगा? क्योंकि CO2 का वैल्यू जो है ब्लड कैपिलरी के अंदर वो काफी कम है, वो आपका 40 mmHg है, और यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे हो सकता है 60 mmHg हो, राइट। इतना याद रखना कि CO2 का वैल्यू आपके टिश्यू के अंदर काफी ज्यादा होता है, क्योंकि टिश्यू हमेशा कोई ना कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन कर रहा होता है, तो CO2 वहां पे हमेशा बनता रहेगा, राइट। तो CO2 मेरा टिश्यू से ट्रैवल करके आएगा ब्लड कैपिलरी के अंदर, राइट। और जैसे वो ब्लड कैपिलरी के अंदर आ रहा है तो मेरे CO2 का वैल्यू भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। याद रखना CO2 का वैल्यू इन योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाज 40 and now the CO2 का वैल्यू in my deoxygenated blood is going to be around 45 mmHg।
और वो इसलिए हुआ क्योंकि CO2 आपका ट्रेवल करके आता है ब्लड के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर, राइट। और एक बार CO2 आपका यहाँ पे आ गया, उसके बाद कुछ नहीं है बेटा, यहाँ से CO2 और O2 आपके जाएंगे लंग्स के तरफ, आपके घूमते घूमते जाएंगे लंग्स के तरफ, राइट। और आप जानते हो कि एक बार वो लंग्स पे पहुंच गए तो ये वाली कंडीशन आपको दिख गई, ये लंग्स की तरफ ये पहुंच गए, ये वैल्यू को आप इस पे फोकस करो, ये वाली वैल्यू के ऊपर, ये आपका आ गया यहाँ पे। जैसे ही लंग्स के पास पहुंच गया, अगेन यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे चालू हो जाएगा, राइट। तो यही साइकिल आपको यहाँ पे रन करेगा। आपका ऑक्सीजन ब्लड आपका जाता है टिश्यूज के पास, सारे टिश्यूज के पास, वहां पे जाके अपना ऑक्सीजन देता है, वहां से CO2 लेता है, इट बिकम्स अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड विल नाउ गो बैक टुवर्ड्स योर लंग्स, पहले हार्ट एंड देन टुवर्ड्स द लंग्स। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो मेरा एक्सचेंज हो रहा है, द एक्सचेंज इज हैपनिंग बिटवीन योर ब्लड कैपिलरी एंड बॉडी टिश्यू। याद रखना, यहाँ पे जो एक्सचेंज आपका यहाँ पे हो रहा है, इट इज हैपनिंग इन द ब्लड कैपिलरी एंड योर बॉडी टिश्यू। इन दो के बीच में आपका गैसियस एक्सचेंज आपको देखते हुए आपको मिल जाएगा। तो ये कंपोनेंट आपको यहाँ पे अगेन याद रखना है, यू हैव टू नो कि ये वैल्यूज आपको कहाँ मिलेंगी। जब भी आपके सामने वैल्यू है ना, P वैल्यू दे के रखिए, आपका PO2 की वैल्यू 95 है, देन आपको समझ जाना है कि दैट मीन्स इट्स अ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर आपको दिखता है कि CO2 की वैल्यू 45 है, देन आपको पता चल जाना चाहिए कि नाउ दिस इज अ ब्लड विच इज माय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। अगर आपको कोई पूछता है कि यार 104 वैल्यू आपको कहाँ मिल रही है, देन आप क्या बोलोगे, इन विच लोकेशन आई गेट टू हैव 104 वैल्यू ऑफ O2? Alveoli. यस, वहां पे मुझे मिलेगा, मेरा 104 का मुझे वहां पे वैल्यू देखने मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द वैल्यूज यू हैव टू नो, और इस तरीके से आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपके यहाँ पे होगा। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, ये आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो आर दिस टू स्लाइड्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये दोनों स्लाइड्स आप सबको यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, ओके। इसके बाद ये वाला पार्ट तो हम लोग देख चुके हैं, व्हाट इज माय रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, हम लोग काफी क्लियरली देख चुके हैं। सो दीज आर द 5 थिंग्स यू गेट टू सी, और इसको बायपास करके आपका O2 आपका अंदर आता है, राइट। आपका लाइक यू विल द O2 विल गेट इनटू कैपिलरी, और CO2 आपका जाएगा एल्वेओलाई के अंदर, ओके। दैट इज समथिंग यू नो। और इसका जो आपका जो थिकनेस होगा वो कितना होगा? 0.2 mm. 0.2 mm. राइट, दैट इज विल बी द थिकनेस ऑफ माय रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा लाइक पे अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर पार्ट, और इसके बाद जो अगले 15-20 मिनट जितने भी होंगे उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। सो भाई हम बात करें हमारे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की यहाँ पे, तो सबसे पहले याद रखो, सिंपली डायरेक्टली याद रखो कि 97% ऑफ ऑक्सीजन विल बी कैरिड बाय माय RBC। 97% ऑफ द ऑक्सीजन आपका जो होता है, ये आपका ट्रांसपोर्ट किया जाता है वाया योर RBC। सो वाया RBC it is getting transported, ठीक है। So 97% of the oxygen will be transported via your RBC, ठीक है। बाकी 3% का क्या? बाकी 3% ऑक्सीजन will be traveling via blood plasma. बिल्कुल सही, that will be traveling via your blood plasma, right? अब इतना तो आप लोग जानते हो कि यार RBC का मेन काम यही है, आपको ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराना, ओके। CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो आप सेपरेटली पढ़ोगे, क्योंकि वो थोड़ा सा लाइक डिटेल में है। सो दैट इज समथिंग यू विल स्टडी सेपरेटली। पर ये वैल्यूज रहता है 97% RBC से जाएगा, बाकी 3% प्लाज्मा के साथ मिक्स होकर आपका पहुंचेगा लंग्स तक, राइट, या लंग्स से दूसरे जगह तक आपका जाएगा, ओके। नाउ RBC की अगर मैं बात करता हूं, जब मैं एक RBC की बात करूंगा कभी भी, तो रखना RBC में आपको मिलेंगे कई सारे हीमोग्लोबिन। सो व्हेन आई टॉक अबाउट RBC, please remember that RBC is known to have a huge amount of your hemoglobin. अब जब मैं RBC की बात करता हूं तो याद रखना, इसमें एक RBC के अंदर रफली अराउंड आपको 3 मिलियन हीमोग्लोबिन मिल जाएंगे। एक RBC के अंदर अराउंड आपको 3 मिलियन हीमोग्लोबिन मिल जाते हैं। सो 3 मिलियन HB you get to see ना 1 RBC। नंबर काफी ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब हीमोग्लोबिन के बारे में स्ट्रक्चर की तरफ हम ज्यादा ध्यान फिलहाल नहीं देंगे, हम ये देखेंगे कि यार हीमोग्लोबिन के अंदर आपको कितनी बाइंडिंग साइट्स होती है। तो अगर मैं कभी RBC को यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ, समझो अगर आपके पास एक RBC है और अगर उसके ऊपर हीमोग्लोबिन है, ऑब्वियसली होगा, तो याद रखना
एक हीमोग्लोबिन के ऊपर, एक सिंगल हीमोग्लोबिन के ऊपर 4 बाइंडिंग साइट्स होती हैं। एक सिंगल हीमोग्लोबिन के ऊपर आपको याद रखना है, यू हैव 4 बाइंडिंग साइट्स। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग वेरी क्लियरली। अ सिंगल हीमोग्लोबिन विल हैव 4 बाइंडिंग साइट्स, राइट? सो प्लीज याद रखना, इट विल हैव 4 बाइंडिंग साइट्स। अब ये 4 बाइंडिंग साइट्स मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि ये 4 जगह हैं जहां पे आपके 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आपके आ सकते हैं। ऐसा समझो ये वो कार है जिसके अंदर सिर्फ 4 ही सीटें हैं। सो हीमोग्लोबिन विल हैव 4 बाइंडिंग साइट्स, दैट मींस व्हाट? इसके अंदर आपके 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आप कैरी कर सकते हो एक हीमोग्लोबिन के अंदर। सो एक हीमोग्लोबिन के अंदर आप 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिठा सकते हो। 5 को बिठा नहीं सकते, 8 को बिठा नहीं सकते, 10 को नहीं बिठा सकते, आप सिर्फ 4 को कैरी करके ले जा सकते हो एक हीमोग्लोबिन के अंदर। In single hemoglobin, please remember this, in a one hemoglobin you will have 4 binding sites. Okay, so याद रखना, this is very important, ये component बड़ा important है, इसलिए याद रखना। That is one thing I want all of you to remember, ये 4 binding site आपके यहाँ पे हो जाती है आपके एक hemoglobin के अंदर, right? Now, अब एक चीज आप अगर बताओगे तो मुझे काफी खुशी होगी जान के, अगर आप मुझे बता पा रहे हो तो, हीमोग्लोबिन का जो हिम वाला पार्ट होता है उसको ब्रेक डाउन करके हमें क्या मिलता है जिसकी वजह से हमारे फीसिस का कलर होता है येलो? Bilirubin. Bilirubin. बहुत बढ़िया, यस, दैट इज बिलिरुबिन। वेरी गुड, ठीक है। तो याद रखना, आरबीसी में होते हैं हीमोग्लोबिन और बहुत सारे होते हैं, राइट? बट एक हीमोग्लोबिन के अंदर आपके होते हैं 4 बाइंडिंग साइट, मतलब 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बिठा के लेके जा सकते हो, उससे ज्यादा आप लेके नहीं जा सकते, राइट? सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। अब इसके ऊपर बिल्ड हम कई सारी चीजें यहाँ पे हम सीखेंगे, बट वो चीजें सीखने के पहले मैं आपका थोड़ा सा फाउंडेशन यहाँ पे क्रिएट करना चाहूंगा। फाउंडेशन कुछ ऐसा है कि आप लोग मुझे बताएंगे कि समझो आपके पास ये आरबीसी है, एक आरबीसी आपके पास यहाँ पे है, और यहाँ पे मैं उसके अंदर हीमोग्लोबिन एक बना देता हूँ। लेट मी मेक वन हीमोग्लोबिन ओवर हियर। ओके, अब आप मुझे बताइए कि अगर इस हीमोग्लोबिन के ऊपर अगर 2 CO2 मॉलिक्यूल बैठे हुए हैं, नॉट CO2, 2 अगर O2 मॉलिक्यूल अगर आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो कितना % जगह ऑक्यूपाइड है यहाँ पे? Sir, 50%. 50% ऑक्यूपाइड है, बहुत बढ़िया, राइट। तो मैं कह सकता हूं कि इसको देखिए कि अभी मेरे पास है यहाँ पे 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, राइट? 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन आई कैन सी ओवर हियर, राइट? अगर मैं यहाँ पे 3 डाल देता हूं तो कितना % सैचुरेशन होगा यहाँ पे? 75%. राइट। अब मेरे पास है यहाँ पे 75% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन आई कैन से। और अगर ये चारों फिल कर दूंगा तो 100%। 100% hemoglobin saturation can be seen over here. और अगर सिर्फ एक होता तो वो 25% में बोल देता, राइट? सो मैं चाह रहा हूं कि आप ये टर्म से वाकिफ हो जाओ, हीमोग्लोबिन सैचुरेशन से, राइट? अगर 100% सैचुरेशन है तो क्या एक और हीमोग्लोबिन, एक और ऑक्सीजन आप वहां पे आके बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता? No, sir. नहीं बैठ सकता। अगर चारों सीटें ऑक्यूपाइड है तो एक और कोई ऑक्सीजन आके वहां पे बैठ नहीं पाएगा, राइट? दैट्स वेरी ट्रू, दैट्स गोइंग टू बी अ ट्रू थिंग, बिल्कुल सही। तो ये एक आपको चीज याद रखनी कि जब मैं बात करता हूँ टर्म, जब मैं यूज करता हूँ टर्म लाइक हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, तो प्लीज याद रखिएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, और इसका जो वैल्यू होगा वो परसेंटेज के अंदर ही होगा। याद रखना, इसका जो वैल्यू होगा आपका, चाहे मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, चाहे आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा कभी भी, तो उसका वैल्यू हमेशा आपका परसेंटेज के अंदर ही होता है, राइट? सो अगर मैं आपको कहता हूं ना कि एक हीमोग्लोबिन है या एक आरबीसी है जिसमें आपका 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन है, दैट मींस 50% जगह पकड़ लिया है ऑक्सीजन ने और 50% खाली है। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है? सो दैट्स वन थिंग आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी क्लियर विद। उसके बाद एक एडिशनल चीज आपको बताना चाहूंगा कि जब आप बात करते हो हीमोग्लोबिन के बारे में, मैं सिर्फ एचबी लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसमें आपको मिलते हैं 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन, ये याद रख लो। यू विल हैव 2 अल्फा चेन्स, 2 अल्फा चेन आपको मिलती है। ये अल्फा चेन बेसिकली कुछ नहीं, ये एक प्रोटीन है। सो 2 प्रोटीन के चेन आपको मिलती है जिन्हें कहते हैं अल्फा चेन, और आपको मिलती है 2 बीटा चेन। So you have 2 alpha chain and 2 beta chain are seen in the hemoglobin. तो ये hemoglobin के स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़े से बात कर रहे हैं। We are just trying to talk about the structure of the hemoglobin. So you have a 2 alpha chain and you have a 2 beta chain. फिलहाल के लिए आप बस इतना याद रखो, इससे ज्यादा मैं अभी आपको बताना चाहूंगा। Apparently इतना याद रखोगे, that's enough for me. Okay. Now
आफ्टर दिस अब हमें जो पार्ट सीखना है वो है आपका यहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। बट वो सीखने के पहले फटाफट कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करते ताकि हम आगे बढ़ सके। तो इसका मुझे आंसर बता दीजिए फटाफट। दैट यू हैव योर लंग्स आर एनक्लोज इन व्हाट? जल्दी से आंसर बताइए। हाँ जी, आपके आंसर यहाँ पे आ रहे हैं और जितने भी आंसर यहाँ पे आ रहे हैं वो सारे के सारे सही है। दैट इज प्लूरल मेम्ब्रेन, राइट, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, स्किन इज अ एसेसरी ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन इन विच ऑफ दीज एनिमल्स? जी, आंसर आ रहे हैं यहाँ पे एंड यस, राइट, बिल्कुल सही। दिस इज गोइंग टू बी योर फ्रॉग। बिल्कुल। क्या फ्रॉग के पास लंग्स होंगे या नहीं होंगे? लंग्स फ्रॉग के पास यस सर। होंगे, बिल्कुल होंगे, राइट। क्या छिपकली खाने से कोई नुकसान हो सकता है? किसी की डेथ हो सकती है छिपकली खाने से? यस सर। ये झूठ है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। ये आप लोगों को बताया गया है कि लिजर्ड्स आर पॉइजनस, लिजर्ड्स पॉइजनस नहीं होती, राइट। तो उनके काटने से या उनको खाने से कुछ नहीं होता, राइट। तो ये जो मिथ था वो भी क्लियर हो गया आज, याद रखना ये बात को, ठीक है। सो कभी अगर गेको काट लेना आपको, वैसे तो इतने पास वो कभी आएगी नहीं, लेकिन कभी काट ले तो कुछ नहीं होता। नीदर ईटिंग द लिजर्ड कॉज एनी प्रॉब्लम बिकॉज दे आर नॉट पॉइजनस। वर्ल्ड में सिर्फ एक ही पॉइजनस लिजर्ड है। लिजर्ड काटती भी है? हाँ, काटती है ना, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप उसे हैंडल करोगे तो। अब वो दूर खड़ी है, दीवार पे खड़ी है, तो काटने के लिए आएगी नहीं दौड़ दौड़ के कि आओ, लेकिन उसे तुम पकड़ोगे तो काटेगी, right? So that is something it will do. So once I was working in a forest, I was doing this herpetological survey, and that time I grabbed this forest lizard. So that's what she did. She made a quick U-turn and grabbed me on my finger. But वो like आपको पेन नहीं होता because they don't have those sharp teeth. You can just feel the snap. And then you just they gently वो लोग अपने आप रिलीज कर रहे थे, जैसे उन्हें पता चला कि आप उन्हें छोड़ रहे हो, they release you. So yes, they do bite. Okay. So ये तो ठीक है, ये हम देख चुके हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, लेट्स सी। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आराम से देखो यहाँ पे, एक्सप्रेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे ये है। दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या है यहाँ पे, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। क्या ये सही लग रहा है आपको? ऑप्शन बी यहाँ पे। नो। अरे 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 अरे, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, वो कह रहे कि एयर प्रेशर जो आपका होता है आपका वो कम होता है ड्यूरिंग योर इंस्पिरेशन। तो सही है गलत है? सही है। ऐसे मैं तो उस एग्जाम हॉल में होऊंगा नहीं बेटा ऐसे स्टेटमेंट दो बार रिपीट करने के लिए। आई विश ऐसा होता, स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू यू, बट या दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट बेटा। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर, मतलब वो लंग्स की बात, देखो जब भी आपका इंट्रापल्मोनरी आ रहा है तो समझो वो लोग लंग्स के एयर प्रेशर की बात कर रहे हैं। इट इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, बिल्कुल वो लो रहता है आपका। तो दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट आपका यहाँ पे हो जाता है। ओके, बाकी भी देख लो यहाँ पे, इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। ये तो गलत ही होगा ना बेटा, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। यस सर। फॉल्स, आप कह तो ही नहीं सकता। एक्सप्रेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, बेटा कॉन्ट्रैक्शन से थोड़ी होता है, वो रिलैक्सेशन से होता है। रिलैक्सेशन से होता है। हो गया फॉल्स यहाँ पे। और पहला भी यहाँ पे गलत है क्योंकि यार देखो आपका एक्सप्रेशन इज बेसिकली गोइंग टू बी अ वेरी पैसिव प्रोसेस, इट्स अ पैसिव प्रोसेस। तो उसमें बस आपके रिलैक्स होते मसल्स, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये सिर्फ रिलैक्स करेंगे, इसलिए हम ये स्टेटमेंट को भी यहाँ पे सही नहीं मानेंगे। ये एक्टिवली ये इन्वॉल्व नहीं है, राइट। आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व, so they are only relaxing back, so that is also going to be a false statement। तो बी आपके यहाँ पे सही आंसर होगा, जो शायद आप में से कुछ लोगों ने ही सही किया था। ध्यान से देखो, आगे बढ़ना है, फटाफट जल्दी करते हैं। सही पाथवे आपको बताना है, एयर पासिस फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड द लंग्स। सही पाथवे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है इन चारों के अंदर, देखो ध्यान से एंड टेल मी विच ऑफ द ऑप्शन हैपेंस टू बी वेरी ट्रू इन दिस। चैट में आंसर कर सकते हो आप लोग जल्दी जल्दी। देखो पहला वाले में तो देखो क्या हो रहा है, नेजल कैविटी है, लैरिंग्स पहले डाल दिया और फिर फेरिंग्स, ये सही है गलत है? गलत है। अरे गलत है। फॉल्स है, ये फॉल्स है क्योंकि लैरिंग्स थोड़ी पहले आएगा, लैरिंग्स तो बाद में आता है फेरिंग्स के बाद। बी देख रहे हो, नेजल कैविटी, लैरिंग्स,
फेरिंग्स, वापस उन्होंने गलत गड़बड़ कर दी, या ये भी गलत कर दिया लोगों ने, फिर लैरिंग्स उन्होंने पहले लिख लिया, सो दैट इज आल्सो गोइंग टू बी अ फॉल्स। सी क्या है यहाँ पे आपका, नेजल कैविटी, देन फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्राइकिया, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंका। यहाँ पे क्या गलत किया इन लोगों ने, क्या गलत किया, ब्रोंक्यूल्स पहले डाल दिया इन लोगों ने, ब्रोंकिया के पहले ब्रोंक्यूल्स डाल दिया, तो ये भी आपका हो जाता है यहाँ पे फॉल्स। एंड देन यू हैव अ डी, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्राइकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एलुलाई, सो दैट्स गोइंग टू बी ट्रू स्टेटमेंट। ये आपके यहाँ हो जाता है सही। सो all of you like who has gone for D is going to be a right answer. जल्दी, the partial pressure of oxygen in the alveoli of the lungs is, अब यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन देखे रखे हुए हैं, is equal to the blood, more than that in the blood, less than that in the blood, less than that of the carbon dioxide। क्या लग रहा है सही यहाँ पे आपको, राइट? जो भी यहाँ पे आंसर कर रहे हैं बी, उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है, राइट? दैट्स ट्रू, इट्स गोइंग टू बी योर ऑप्शन बी ओवर हियर, more than that of the blood। Obviously यार PO2 का, अरे देख लो यार, इसका वैल्यू आपका हो रहा है 104, इतना हाई वैल्यू आपको कहीं नहीं मिल रहा, आपके एलएल के अलावा आपको कहीं नहीं मिला, तो इट्स गोइंग टू बी मच मोर हायर देन द ब्लड। Exchange of gases in the alveoli of the lungs takes place via passive transport, active transport, simple diffusion, osmosis। अनम्यूट करके बोल दो जल्दी, क्या आंसर होगा इसका? पैसिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल डिफ्यूजन से नहीं होता एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस के लिए डिफ्यूजन टर्म यूज करोगे ना आप लोग, गैसेस के लिए, यस सर, गैसेस के लिए तो आप डिफ्यूजन टर्म यूज करोगे, फॉर गैसेस वी विल बी यूजिंग द डिफ्यूजन एज अ टर्म, राइट? सो दैट्स गोइंग टू बी वन थिंग। हाँ, वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ अ लंग्स, मतलब आपके लंग्स का यहाँ पे मूवमेंट आपको हो रहा है, राइट, फॉर द वेंटिलेशन पर्पस के लिए इन द मैमल्स इज गवर्न बाय, सो आपका जो मूवमेंट होता है ब्रीदिंग के दौरान, वो मूवमेंट होता है वो कौन गवर्न करता है? यहाँ पे लिखा हुआ है मस्कुलर वॉल ऑफ लंग, सर डी, सर डायफ्राम तो है, डायफ्राम तो है, यस, डायफ्राम इज यस, देन सर डी ऑप्शन, मसल भी होगा, ये भी होगा, तो इसलिए मेरा ऑप्शन यहाँ पे जो आएगा वो होगा मेरा बी एंड सी। याद रखना डायफ्राम भी आपका इन्वॉल्व होता है और आपका इंटरकोस्टल मसल भी आपके इन्वॉल्व होंगे, सो दैट्स व्हाई यू विल हैव ऑप्शन बी एंड सी आर गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर ओवर हियर, राइट? तो हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट्स कम बैक टू माय स्टोरी ऑफ माय आरबीसी, और वो कैसे ऑक्सीजन को लेके जाता है और उसके रिलेशन में एक स्टोरी हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है? नाउ हमें समझना है ये वाला ग्राफ, एंड दैट ग्राफ इज माय ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। दिस इज योर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये हमें यहाँ पे देखना है, ये हमें यहाँ पे समझना है अच्छे तरीके से। हमें इसको इस तरीके से समझ लेना है कि इसको करने के बाद अगर मैं आपके सामने 5 क्वेश्चन रखूंगा जो हम कल करेंगे, आपके सामने आएंगे, वो 5 क्वेश्चन आप कर पाओ काफी इजीली, बिकॉज ये ग्राफ के ऊपर बेस वो लोग कई सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड ऑल द क्वेश्चंस आर लाइक स्लाइटली ट्विस्टेड क्वेश्चंस, राइट? बिकॉज इसमें से आपके कई सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू आंसर देम। सो दैट्स व्हाई विल हैव टू पे अगले 7-8 मिनट के लिए थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे अटेंशन दो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। नाउ अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे ग्राफ बनाया है। अब इस ग्राफ को अगर आप देखोगे तो पहले आपको क्या देखना है ग्राफ के अंदर कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपका जो वाई एक्सिस है, द वाई एक्सिस यू कैन सी ओवर हियर, वाई एक्सिस, यहाँ पे आपको मिल रहा है आपका हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, राइट? ये आपको याद रखना है कि वाई एक्सिस पे आपको हमेशा मिलेगा हीमोग्लोबिन सैचुरेशन की वैल्यूज, और ये जितनी भी वैल्यूज इन्होंने यहाँ पे लिख के रखी है ये सारी परसेंटेज में वैल्यू लिख के रखी है, याद रखना। सो हीमोग्लोबिन सैचुरेशन आपको मिल रहा है ऑन योर वाई एक्सिस, और ये जितने भी वैल्यूज आपको लिख के रखी इन लोगों ने, दे आर द वैल्यूज इन द परसेंटेज, सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो, ओके? अगर आप एक्स एक्सिस को अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, देन याद रखना यहाँ पे होता है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ योर O2। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ योर O2 is something you get to see in your x axis, right? ये वैल्यू परसेंटेज में नहीं है, ये बेसिकली नंबर ही है O2 के पार्शियल प्रेशर का, राइट? सो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 is something you get to see in the x axis, और y axis में आपका हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। इतना भी यहाँ से आपको चीजें समझना चालू करना है कि y पे क्या और x पे क्या है। अब जब मैं बोलता हूँ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, आपने याद करना है जो मैंने आपको बताया था 2 स्लाइड पहले, कि आपका अगर 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बैठे हुए हैं हीमोग्लोबिन के ऊपर सिर्फ, देन यू नो कि आपका वहां पे 50% सैचुरेशन है, अगर 4 है देन इट इज गोइंग टू बी 100% सैचुरेशन, राइट? यस
थिंक एंड टेल मी कि आपका हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कहाँ मिलता है मुझे? सबसे ज्यादा वैल्यू मुझे पार्शियल प्रेशर का कहाँ मिलता है मुझे O2 का? 100 में। जो 10 हाँ 100 जो 104 वाली जो वैल्यू मुझे दिख रही थी वो कौन सी एरिया में मुझे दिख रही थी? राइट, वो मुझे मिल रहा था एल्वोलाई के अंदर, वो मुझे एल्वोलाई के अंदर मिल रहा था, राइट। हाँ जी, तो मैं कह सकता हूँ कि ये मैं इवन कह सकता हूँ दैट आई एम फाइंडिंग दिस वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू इन द लंग्स। ये मैं कह सकता हूँ कि लंग्स के अंदर हाईएस्ट वैल्यू मिलती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की मुझे हाईएस्ट वैल्यू जो मुझे मिलेगी दैट आई विल फाइंडिंग इन द लंग्स। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस ग्राफ को हम यहाँ पे बनाते हैं अपने तरीके से। देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे लेट्स से आई राइट ओवर हियर 20 40 60 80 एंड 100। सिमिलरली यहाँ पे मैं आपका करता हूँ, यहाँ पे आई जस्ट मेक इट थोड़ा सिंपल, यहाँ पे 50 लिख देता हूँ और यहाँ पे करता हूँ मैं अपना 100। याद रखना कि आपका जो y-एक्सिस था वो आपका था हमेशा से आपका हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, दैट वाज योर हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, और आपका जो x-एक्सिस था यहाँ पे दैट वाज योर पार्शियल प्रेशर ऑफ योर O2। इसका जो था आपका यहाँ पे x-एक्सिस के ऊपर, एक्सक्यूज मी ऑलराइट। नाउ अब ये ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखो, आपका जो ग्राफ है काफी एस शेप का ग्राफ है ये, राइट। ये आपका जो काफी एस शेप का ग्राफ है जिसको हम इवन कहते हैं एज अ सिग्मोइडल ग्राफ, इसको इवन हम कहते हैं एज अ सिग्मोइडल ग्राफ, राइट। इसको हम इवन कहते हैं, तो ये टर्म भी हम इसके लिए यूज करते हैं, इट्स अ सिग्मोइडल कर्व, और आई वुड से सिग्मोइडल कर्व भी हम इसे यूज करते हैं टर्म, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा देखने के लिए कि आपका जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ जो आपका पार्शियल प्रेशर है O2 का वो आपका होता है लंग्स के पास में। अब आपको करना यहाँ पे ये है कि जब भी आपके सामने ये ग्राफ आए, आप क्या करो, इस ग्राफ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, आपके दिमाग में आपसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। आप बोलो कि आपका जो राइट हैंड साइड वाला जो आपका पार्ट है यहाँ पे दैट इज माय लंग्स, ये वाला जो मेरा पार्ट है यहाँ पे दैट इज योर लंग्स, एंड दिस पार्ट इज माय टिश्यू। ये आप सबसे पहले अपने दिमाग में क्लियर कर बना लो कि आपका जो राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है ना यहाँ पे ग्राफ का, वो आप इसे कर दो लंग्स, उसे टैग कर दो, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट उसे आप कर दो टिश्यू, राइट। अब आप इसको देखो थोड़ा ध्यान से, सी ये जो आपका जो कर्व है, राइट, ये आपका यहाँ पे टच करेगा, अगर आप इसे नीचे लाओगे ये आपका टच करेगा टुवर्ड्स द 100, ये आपका 100 को यहाँ पे टच करेगा, ओके। अब 100 वैल्यू पार्शियल प्रेशर जहाँ पे आपका 100 होता है वो कहाँ पे होता है? वो आपका लंग्स पे ही होता है। यस सर। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो आपका 100 होगा वो आपका लंग्स पे होगा, इसलिए मैंने वो लंग्स को राइट हैंड साइड पे रखा हुआ है वहां पे, राइट। अब आप ध्यान से सुनो, जब आपका RBC आपका लंग्स से जाता है टिश्यू के तरफ, तो आप देखोगे यहाँ पे कि आपका पार्शियल प्रेशर O2 का यहाँ पे कम हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे लंग्स से आप ट्रेवल करते करते हुए आप जाते हो टिश्यू के पास में, आप जा रहे हो यहाँ पे ट्रेवल करते हुए कर्व के साथ साथ, तो आप वैल्यू चेक करो ना, वैल्यू आपकी कम हो रही है, पहले 100 थी और धीरे धीरे आपकी 80 हो रही है, 60 हो रही है, 40 हो रही है, 20 हो रही है, राइट। तो मैं इतना मैं कह सकता हूं कि टिश्यू वाले एरिया में मेरा पार्शियल प्रेशर यहाँ पे रहता है कम, फॉर श्योर। टिश्यू वाले एरिया के अंदर मेरा जो पार्शियल प्रेशर जो मेरा रहेगा वो यहाँ पे कम रहेगा। तो इतना पहले याद रखना कि जब आपका RBC आपका O2 लेता है तब तो वहां पे पार्शियल प्रेशर आपका 100 रहेगा, राइट। 95 आपका वैल्यू है, सो इट इज क्लोजर टू 100। बट जैसे वो आपका दूर जाने लगता है, टिश्यू तक जाने लगता है, तो आपका जो पार्शियल प्रेशर है O2 का वो आपकी वैल्यू यहाँ पे कम होती है। तो एक तो ये चीज आप यहाँ पे नोटिस करो, याद मत रखो, इसे नोटिस करो। अब देखो हम यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर थिंग ओवर हियर। सी आप जरा सोचो, आप जरा आराम से सोचो इस बात को कि ये मैं एग्जांपल पहले भी एक बच्चे को यहाँ पे दे चुका हूँ, आई विल गिव यू दिस एग्जांपल अगेन। सी लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, लेट्स अज्यूम यू आर लिविंग इन मंडी, राइट। तुम मंडी में यहाँ पे रह रहे हो और तुम्हारा लेट्स तुम धर्मशाला में रह रहे हो, राइट। और तुम धर्मशाला के बस स्टैंड से कोई बस पकड़ रहे हो, राइट, और वो बस वहां से ही चालू हो रही है, ओके। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, तुम आप धर्मशाला के बस स्टैंड पे हो, राइट, और वहां से आपकी बस, आप कोई बस के अंदर आप बैठ रहे हो, और ये बस स्टैंड से जो आपकी बस निकल रही है, ये बस आपकी जा रही है
टुवर्ड्स योर, लेट्स से ये आपकी बस जा रही है, आपका जा रही है बिर बिलिंग तक, ये बस आपकी जाएगी, इसकी डेस्टिनेशन आपके यहाँ पे बिलिंग, और लेट्स से ये आपकी बस आपकी जा रही है बिर तक, आपके यहाँ पे जा रही है। ओके, अब अगर बस मेरी यहाँ से चालू हो रही है, अगर मेरी बस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो क्या मैं कह सकता हूँ जब मेरी बस वहां पे आके खड़ी होगी तो वहां पे पहले तो बस मेरी पूरी खाली होगी, राइट, द बस इज गोइंग टू बी कंप्लीटली एम्प्टी ओवर हियर। और जब लोग उसमें चढ़ना चालू करेंगे तो 100% बात ये कि सारी की सारी सीट जो मेरी वहां पे पूरी बुक हो जाएगी, मतलब फिल हो जाएगी, ऑल द सीट्स इन द बस विल गेट फिल्ड, क्योंकि बस स्टैंड पे तो बहुत लोग होते हैं ना वहां पे खड़े हुए हैं। तो जैसे ही आपकी बस ने चढ़ना चालू किया एंड ऑल द सीट्स ओवर देयर विल गेट फिल्ड, राइट। Yes, अगर sir. वैसा हो रहा है वहां पे, अगर वैसा हो रहा है तो मैं क्या सकता हूँ कि वहां पे होगा 100% सैचुरेशन, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे बस स्टैंड के पास में। Yes, sir. Yes, sir. समझो इस बात को, यहाँ पे क्या हुआ कि बस स्टैंड आपकी बस आई पूरी खाली थी और सडनली सब लोग वहां पे चढ़ने लगते हैं। अब सडनली चढ़ेंगे तो सीटें खाली हुई तो सब लोग बैठ जाएंगे, सीटें पकड़ लेंगे, तो वहां पे हो जाएगा मेरा 100% सैचुरेशन, राइट। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, सिमिलर चीज मेरी होती है लंग्स के साथ। अब देखो यहाँ पे, अगर मेरे यहाँ पे लंग्स है, राइट, अगर मेरे यहाँ पे लंग्स है और लंग्स से अगर मैं जर्नी करते करते हुए मैं जाता हूँ, समझो अगर मैं जा रहा हूँ आपके आपके टिश्यू तक, राइट, आपके समझो आपके लेग के टिश्यू तक, राइट, अज्यूम दैट मैं एक टिश्यू तक पहुंच रहा हूँ, समझो मेरा टिश्यू है लेग में कहीं तो भी। तो इनिशियली क्या होगा कि जब मेरे आरबीसी यहाँ पे पहुंचेंगे लंग्स के पास, उनके अंदर जितने भी हीमोग्लोबिन होगा उन सब के ऊपर आके बैठ जाएगा मेरा O2 मॉलिक्यूल, क्योंकि आप जानते हो कि O2 का अमाउंट यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है लंग्स के अंदर, द अमाउंट ऑफ O2 इज गोइंग टू बी वेरी हाई। तो जो O2 जितने मेरे मॉलिक्यूल्स होंगे O2 के, वो सारे के सारे आके हीमोग्लोबिन पर आके बैठ जाएंगे, दे विल कम एंड दे विल सिट ऑन द हीमोग्लोबिन। तो क्या मैं कह सकता हूं कि लंग्स के पास में, क्या मैं कह सकता हूं कि लंग्स के पास में मेरा हीमोग्लोबिन सैचुरेशन जो यहाँ पे होगा वो मेरा होगा 100%, क्योंकि सारी की सारी सीटें फुल हो गई, क्योंकि जितना भी मेरा O2 था वो सब आ गया वहां पे, और सारे O2 ने आके मेरे हीमोग्लोबिन के ऊपर आके वो बैठ जाता है, कोई भी जगह वहां पे खाली नहीं रहती। सो व्हाट आई गेट टू सी, मेरा जो लंग्स वाला जो एरिया होता है वहां पे मुझे मिलता है देखने के लिए 100% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. पता चल रहा है नहीं चल रहा? और यू वांट टू रिपीट दोस थिंग अगेन? सी अंडरस्टैंड Sir, दिस थिंग। repeat कर दो. देखो ये समझना बड़ा जरूरी है, ये बिना समझे हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये अगर आपको लग रहा है कि 5-6 बार रिपीट करना है तो करवा लो, ठीक है। सुनो ध्यान से इस बात को, कि जब आपके आरबीसी लंग्स के पास पहुंचेंगे, आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन है और वो जो सीट्स वहां पे थी वो सारी खाली थी। सो हम यहाँ पे बना देते हैं ना, समझो हम एक यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आरबीसी है, राइट, और इसमें लगा हुआ है मेरा हीमोग्लोबिन यहाँ पे लगा हुआ है। तो जो चारों सीटें यहाँ पे खाली है, राइट। जैसे वो लंग्स पे पहुंचा, अब लंग्स वो एरिया है जहाँ पे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होता है, कभी ऐसा नहीं होता कि वहां पे ऑक्सीजन कम होता है, वहां पे ऑक्सीजन हमेशा ज्यादा ही रहता है। तो सीधी सी बात है बेटा कि सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आएंगे और उस सारी के सारी सीटों के ऊपर आके बैठ जाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं ना कि आपका हीमोग्लोबिन के पास लाइक एक सीट वहां पे खाली रहेगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतने सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स वहां पे है कि सबके सब आएंगे एंड दे विल ऑक्यूपाई दिस बाइंडिंग साइट्स। अगर मेरी चारों बाइंडिंग साइट यहाँ पे ऑक्यूपाई हो जाती है तो क्या मैं कह सकता हूँ इट इज 100% सैचुरेशन? क्या अब आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes. राइट, तो यहाँ पे यही चीज हो रही है यहाँ पे कि जब आपका आरबीसी वहां पे पहुंचता है ना, राइट, तो उसके जो बाइंडिंग साइट्स होते हैं उसके हीमोग्लोबिन के ऊपर, उन सब के ऊपर आके बैठ जाएगा मेरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सेम चीज आपके बस स्टैंड पे भी होती है ना, बस स्टैंड पे इतना बड़ा इतना झुंड खड़ा हुआ होता है वहां पे, जैसे तुम्हारी बस आती है सब लोग अंदर चढ़ जाते हैं एंड ऑल ऑफ देम Yes, ऑक्यूपाई sir. द सीट, राइट। ऐसा तो नहीं होता कि यार कोई सीट पे बैठता नहीं, क्योंकि आपके इतने सारे लोग होते हैं वहां पे कि आप सीट पे आप आके बैठ जाओगे, सब लोग आके वहां पे आके बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमने वही एग्जांपल लिया था दैट यू विल हैव 100% सैचुरेशन ओवर हियर एज वेल। ओके, तो क्या ये वाला पार्ट यहाँ पे समझ आया? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि लंग्स में मुझे एचबी का सैचुरेशन 100% क्यों मिलता है? क्या ये वाला पार्ट आपको समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक बार फिर यहाँ पे आप ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को यहाँ पे आप देखो, इसको भी देख सकते हो या यहाँ पे भी देख सकते हो। अगर आप नोटिस करोगे तो हमने क्या किया था, हमने राइट हैंड साइड को कर दिया था हमने लंग्स, इस एरिया को हमने बोला था हमारा लंग्स यहाँ पे, और इस एरिया को हमने वो कर दिया था यहाँ पे टिश्यू। तो अगर आप देखोगे तो
हाँ, तो अगर आप देख इसको नोट डाउन करोगे तो देखो 100% सैचुरेशन आपको लंग्स वाले जोन में आपको दिख रहा है यहाँ पे। यस सर। यस सर। लंग्स वाले जोन में आपको 100% सैचुरेशन दिख रहा है ना। और इसी जोन के अंदर आपको देखिए, अगर इसी जोन को अगर आप नीचे लेके आओगे तो इसी जोन में के अंदर मुझे ऑल्सो मिलता है, आई गेट टू सी 100 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो लंग्स वाले एरिया में आपका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो आपका होता है 100, राइट। और लंग्स वाले एरिया के अंदर ही आपका जो हीमोग्लोबिन सैचुरेशन आपका होगा वो आपका रहेगा 100%। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो कि लंग्स वाले एरिया में यू विल हैव 100% सैचुरेशन ऑफ योर हीमोग्लोबिन। एंड ये वो एरिया होता है जहां पे ऑक्सीजन काफी ज्यादा होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि अच्छा कि O2 वहां पे काफी ज्यादा है, देन यू विल ऑल्सो हैव अ हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पार्शियल प्रेशर भी आपको लंग्स पे ही मिलेगा। तो इसलिए हम इसको डिवाइड करते बेटा, ताकि सिंपल अंडरस्टैंडिंग आपके यहाँ पे हो जाए। तो क्या ये वाला पार्ट आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? कैन यू गिव मी आपको समझ आ रहा है तो कैन यू गिव मी अ क्विक यस इन द चैट अगर आपको ये समझ आ रहा है इतना वाला पार्ट। गिव मी अ क्विक यस इन द चैट पीपल इफ इट दिस इज समथिंग क्लियर टू यू, राइट। और अगर कोई क्वेश्चन है देन प्लीज डायरेक्टली अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ लो, आपको हैंड रेज करने की जरूरत नहीं, यू कैन डायरेक्टली अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन दिस ओवर हियर, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे पहले तो याद रखना है, ओके। नाउ लेट्स कम बैक। तो आप कोई भी ग्राफ निकाल के देखोगे ना, उस ग्राफ में आपको ये चीज आप नोटिस करोगे कि आपका लंग, आप हमेशा कोई भी ग्राफ निकाल के देखो, उसको आप एक को लंग्स दे दो, यहाँ पे टैप कर दो, एक को टिश्यू कर दो, और आप देखोगे यहाँ पे मिल रहा है आपको 100% सैचुरेशन ऑफ योर हीमोग्लोबिन एंड हाईएस्ट PO2 का वैल्यू भी आपको यहाँ पे 100 यहाँ पे मिल जाता है लंग्स वाले एरिया के अंदर, ओके। नाउ अब ये स्टोरी पे वापस आ जाओ, ये बस स्टैंड वाली स्टोरी पे आप वापस आ जाओ। अब थोड़ा सोचो ध्यान से कि अगर मेरी बस धर्मशाला से बीर जा रही है तो काफी बार हो सकता है कि सारे के सारे लोगों को बीर ना जाना हो, काफी सारे लोगों को बीर शायद जाना ही ना हो, वो बीच में उतर जाए कहीं पे। सो इफ द बस इज गोइंग फ्रॉम धर्मशाला टू बीर, देन हो सकता है कि यार कुछ लोग तो यहाँ पे बीच में पालमपुर में उतर जाए, कुछ लोग होंगे जो उतर जाएंगे लेट्स अज्यूम दे कांगड़ा में उतर रहे हैं, राइट। कुछ लोग हो रहे जो जोगिंदर नगर में उतर रहे हैं, राइट। सम ऑफ देम आर कमिंग डाउन एट जोगिंदर नगर, राइट। सो यहाँ पे हो क्या रहा है, अब मुझे आप ये सोच के बताओ कि अगर ऐसा हो रहा है कि लोग बस में चढ़े, बस फुल हो गई, लेकिन जैसे आपकी बस आगे बढ़ रही है लोग उतरना चालू करते हैं, तो क्या मेरा सैचुरेशन कम होने लगेगा यहाँ पे? यस सर। 100% तो पक्के से नहीं होगा, 100% तो पक्के से नहीं होगा ना। व्हाट आई विल फाइंड कि मेरा सैचुरेशन का वैल्यू यहाँ पे मेरा कम होने लगता है। अब वो सेम चीज आपकी यहाँ पे भी होगी। जब आरबीसी होते हैं, जब आपके लंग्स से ट्रैवल करते हुए जाते हैं आपके टिश्यू तक, तो इनका जो हीमोग्लोबिन सैचुरेशन है यहाँ पे वो आपका कम होने लगेगा। सो नाउ इट विल बिकम लेस। तो अब सैचुरेशन आपका जो यहाँ पे होगा वो शायद आपका हो जाए 60%, फिर आपका और थोड़ा कम हो जाए, आप और आगे जा रहे हो तो थोड़ा और कम होगा। अब क्वेश्चन ये है कि वो कम क्यों हो रहा है? क्वेश्चन ये कि यार अब सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे तो वो कम क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आपका आरबीसी आगे बढ़ना चालू करता है तो O2 रिलीज करता जाएगा, वो O2 आसपास वाले टिश्यू को भी तो देता जाएगा। समझो अगर हाथ को कोई O2 चाहिए होगा तो उसे भी वो रिलीज करता हो जाएगा, अगर लिवर को कोई O2 चाहिए होगा तो उसे भी रिलीज करता हो जाएगा। तो इसलिए याद रखना कि जैसे जैसे आपका आरबीसी आगे बढ़ेगा आपका हीमोग्लोबिन सैचुरेशन यहाँ पे होता है कम, आपका हीमोग्लोबिन सैचुरेशन यहाँ पे कम होने लगेगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। याद रखना वो कम क्यों हुआ, क्योंकि O2 रिलीज कर रहे हो आप, O2 आप रिलीज कर रहे हो जैसे जैसे आप टिश्यू तक जा रहे हो। सो दैट्स व्हाई योर हीमोग्लोबिन सैचुरेशन विल कीप ऑन डिक्रीजिंग जैसे आप लंग से टिश्यू की तरफ जाओगे। क्या ये वाली स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। सो अगेन ओवर हियर व्हाट इज, हाँ जी बेटा। और रिपीट करना होगा तो बोल देना, मैं रिपीट कर दूंगा। अगर रिपीट करने वाली बात होगी देन प्लीज बता दो, देन आई विल रिपीट ऑल दोस थिंग अगेन टू यू, ओके। देखो यहाँ पे हुआ क्या, सेम चीज यहाँ पे हो रही है। अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो व्हाट इज हैपनिंग कि जैसे जैसे आप ट्रैवल करते हो टिश्यू के पास जा रहे होते हो, राइट, यू विल फाइंड कि आपका सैचुरेशन वैल्यू ऑफ 100 नहीं रहता, आपका 50 हो रहा है किसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे वो 80 हो रहा है, किसी पॉइंट पे 40 हो रहा है, राइट। एंड दिस इज ऑल हैपनिंग क्योंकि आप O2 को रिलीज कर रहे हो। आप जैसे जैसे अंदर जा रहे हो, आप बॉडी के अंदर जा रहे हो, आप O2 को जहां पे जरूरत है उसे रिलीज कर रहे हो। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इतना पहले आपको यहाँ पे समझना है कि जैसे आप लंग से टिश्यू की तरफ जाओगे
आपके जो हीमोग्लोबिन होंगे वो O2 को रिलीज करना चालू करेंगे, और जैसे जैसे वो O2 को रिलीज करना चालू करते हैं आपका सैचुरेशन कम होने लगेगा। पहले 100 था, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वो अब आपका कम हो रहा है, राइट। और याद रखना 100% सैचुरेशन आपको मिलता है नियर द लंग्स, दैट इज द पॉइंट वेयर यू विल फाइंड 100% हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस मच अमाउंट ऑफ थिंग? क्या इतना आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल? यस सर। ये मैं एक ही चीज बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपको ये ग्राफ समझ आ जाए सही से। ये ग्राफ समझना काफी जरूरी है, राइट। और सबसे इजी तरीका यहाँ पे कि आप उसे लंग्स और टिश्यू में आप यहाँ पे डिवाइड करो पहले, ताकि आपको याद रहे कि टिश्यू वाले पार्ट में हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कम ही रहेगा और लंग्स वाले पार्ट में आपको ज्यादा मिलता है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, एक और चीज आप नोटिस करो कि जो टिश्यू वाला एरिया है वहां पे पार्शियल प्रेशर भी यहाँ पे कम है। अगर नोटिस करते हो आप यहाँ पे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 टिश्यू वाले एरिया में भी आपको कम मिल रहा है देखने के लिए। तो अगर वहां पे अगर वहां पे O2 कम है, अगर टिश्यू के पास O2 कम है तो आप उसे दोगे ना O2, और इसलिए आपको यहाँ पे सैचुरेशन आपका कम होने लगता है। तो देखो यहाँ पे अगर आपका हीमोग्लोबिन यहाँ पे पहुंचा, समझो आपका हीमोग्लोबिन यहाँ पे पहुंचता है, उसको दिखता है कि यार टिश्यू के पास तो कम है O2, राइट। सो व्हाट इट विल डू, ये अपना एक O2 रिलीज कर देगा यहाँ पे, राइट। तो ऑब्वियसली इसका सैचुरेशन और कम होगा, समझ आ रहा है? एंड दैट्स व्हाट इट विल कीप ऑन हैपनिंग ओवर हियर। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव दिस वाला पार्ट, और एल्स या ये रिमूव करता हूं, पर ये याद रखना, इतना याद रखना, ठीक है। तो अगर आपको कोई जनरली पूछे ना कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 आपको कहाँ ज्यादा मिलेगा, तो लंग्स की तरफ और टिश्यू की तरफ मिलेगा कम O2 का, राइट। हीमोग्लोबिन सैचुरेशन के साथ भी सेम चीज है। हीमोग्लोबिन सैचुरेशन 100% मुझे मिलेगी लंग्स के पास, बट जैसे जैसे मैं जाता हूँ टिश्यू के पास उसका वैल्यू मेरा कम होने लगेगा। द वैल्यू विल जस्ट कीप ऑन डिक्लाइनिंग एज आई गो टुवर्ड्स द टिश्यूज। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो ओवर हियर। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। आई वोंट गो बियॉन्ड दिस, इसके आगे मैं जाऊंगा नहीं। बस आपको एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि आप मुझे थोड़ा बहुत सोच के बता सकते हो कि कौन सी कंडीशन के अंदर आपके बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, कौन से कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी को एकदम बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, आप बता सकते हो मुझे? रनिंग करके। सो लेट्स से एक यहाँ पे कॉमन टर्म यूज करता हूँ, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। हाई इंटेंसिटी, राइट। हाँ, रनिंग ले लो आप, जिमिंग कर लो, जो भी है। आई जस्ट राइट ओवर हियर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। ये टाइम पे आपके बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत काफी ज्यादा पड़ेगी, याद रखना। दिस इज द टाइम व्हेन आई विल फाइंडिंग द ऑक्सीजन की जरूरत आपको यहाँ पे काफी ज्यादा पड़ेगी। तो दो चीज यहाँ पे होती है कि यहाँ पे आपको ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा होती है। दूसरी चीज क्या होगी, ये वो टाइम होगा जब आपके बॉडी के अंदर CO2 का लेवल बढ़ेगा। समझो इस बात को, जब आप ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हो तब आपके बॉडी के अंदर ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होंगे। तो ड्यूरिंग दिस टाइम I am going to find that you will have a high amount of CO2 in the blood. ये बात को समझो, आपका CO2 का लेवल ज्यादा होगा अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो। तो याद रखना, अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, CO2 का लेवल आपका बढ़ता है बॉडी के अंदर, राइट। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी और CO2 का लेवल बॉडी के अंदर ज्यादा होगा। ये चीज याद रखना, ठीक है। हम इसको और प्रूव करेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स इन डिटेल। आज की रात के लिए आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ये ग्राफ्स को देखो एक बार, और जो मैंने आपको बताया उसको बस आप फॉलो करने की कोशिश करो। ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी, ये स्टोरी बताने का रीजन ये है जस्ट टू टेल यू कि कैसे आपका सैचुरेशन आपका कम होता है जैसे आप जाते हो लंग्स से लेके टिश्यू तक के लिए के पास, और वो इसलिए कम हो रहा है क्योंकि आप ऑक्सीजन को वहां पे आप रिलीज कर रहे हो। दैट इज व्हाट इज बीन हैपनिंग, ओके। सो बस आप इतना ध्यान दे दो, ये एक स्लाइड एक बार आप समझ जाओ, आप ये वाला ग्राफ एक बार समझ लो, और यहाँ पे जो हमने किया था ना दिस पार्ट अबाउट सैचुरेशन वाला पार्ट, इतना आप देख लो, दैट्स इट। इतना भी अगर आप कल के लिए पढ़ के आते हो ना, देन रिमेनिंग पार्ट आपका आराम से हो जाएगा, राइट। दीस आर द थिंग्स यू हैव टू नो। बाकी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी वर्किंग ओवर हियर, ठीक है। सो अगर इसमें लेके अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन और क्वेरी इन टर्म्स ऑफ इतने कंटेंट को लेके, then please go ahead and ask your questions. If you have any questions or query regarding the things we have done by far, then please go ahead and ask your questions. If you don't have any questions, then please go home and read these things clearly, ताकि आपको इतना वाला पार्ट आप यहाँ पे क्लियर हो जाए। We will be having a session in the morning on Tuesday because tomorrow I have a session with someone other batch, and I'll share the details for that obviously by tomorrow. ठीक है, I'll be doing that tomorrow with you. All right. Any questions? यहाँ तक कोई questions है तो बताइए। कुछ questions अगर आपके end पे यहाँ पे है तो
Nothing. No, sir.